दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति, युक्ति युक्तकरण, वरिष्ठता सूची, संविलियन और समयमान वेतनमान जैसे कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कल 15 अप्रैल 2024 को एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें जीएडी ने शासन के सभी विभाग अध्यक्षों और प्रमुखों के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर्स को साफ साफ कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा को बढ़ाकर 25% किया गया है, जो कि अभी तक प्रभावी है। इसके अलावा इस पत्र में दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के विधवा पत्नियों के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में जीएडी ने दिवंगत शिक्षा कर्मियों के आश्रित परिवार वालों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले को शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उनको सहायक शिक्षक के पद में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन उस पद में अन्य कोई नया छूट देने से साफ मना कर दिया गया है। यानी कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं उनको इसमें कोई खास राहत नहीं मिली है। इसके अलावा इस पत्र में निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा अंत में सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे कहा गया है, जिससे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण समय रहते जो है वो हो सके, ताकि अनावश्यक विलंब न हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अन्य मुद्दों के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल 15 अप्रैल 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के सभी जेडीओ लोगों को साफ साफ कहा गया है कि कई मुद्दों के संबंध में 2 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक सभी संभागों की एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। रायपुर संभाग की बैठक 2 अप्रैल 2024, दुर्ग संभाग की बैठक 3 अप्रैल 2024, इसी प्रकार बिलासपुर संभाग की बैठक 4 अप्रैल 2024 और सरगुजा संभाग की बैठक 8 अप्रैल 2024 को रखी गई है। इसमें बस्तर संभाग का डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि इस आदेश में सभी जेडीओ को निर्देश दिया गया है, इसलिए आप मानकर चलिए कि बस्तर संभाग का भी 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2024 के बीच में बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के कई मुद्दों और कर्मचारियों और शिक्षकों के भी कई मुद्दों पर कुल मिलाकर कुल 15 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें आगे एक एक करके विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। उसी का पालन प्रतिवेदन को 1 सप्ताह के अंदर डीपीआई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों सभी संभागों में सेम उन्हीं 15 मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल संक्षिप्त में रायपुर संभाग का उदाहरण स्वरूप बता देता हूं। चूंकि सभी संभागों का सेम वही 15 मुद्दा है जिस पर बैठक में चर्चा हुई है, इसलिए आप बाकी संभागों का भी इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों बैठक में सभी संभागों में सबसे पहले बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों के प्रगति पर चर्चा की गई है। इसमें संबंधित संभाग के अंडर आने वाले जिलों में जहां पर जो है वो कहां पर कौन कौन से जिलों में कितने कितने प्रकरण चल रहे हैं, कितनों को निपटारा हो चुका है और कितने अभी पेंडिंग है, इन सभी का जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर अंदर निपटारा किया जाए कहा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में कोर्ट के अवमानना की स्थिति निर्मित न हो, यानी कंटेंट ऑफ कोर्ट की स्थिति न बने, ये कहा गया है इसमें पहले पॉइंट में। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्राचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन और दावा आपत्ति मुद्दे पर चर्चा हुई है। दोस्तों बैठक में 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में प्राचार्य संवर्ग के अंतरिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद वाले दावा आपत्ति पर विस्तृत चर्चा की गई है और इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि प्राचार्य वर्ग के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दावा आपत्तियों का सर्विस बुक में अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद 12 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से डीपीआई को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर प्राचार्यों के प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान के प्रस्ताव मुद्दे पर चर्चा हुई है। दोस्तों नियम के अनुसार प्राचार्य समवर्ग को 8 और 16 वर्ष में प्रथम और द्वितीय समयमान देने का निर्देश दिया गया है, इसलिए पात्रताधारी प्राचार्यों के समयमान के प्रस्ताव अप्रैल 2024 तक वार्षिक गोपनीय चरित्रावली सहित डीपीआई को भेजने के लिए संबंधित डीओ लोगों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा संबंधित संभाग के जेडी को कहा गया है कि सभी डीओ प्राचार्य संवर्ग की गोपनीय चरित्रावली पर अधिकृत अधिकारी से स्पष्ट मतांकन होने के बाद 30 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से डीपीआई में इसको भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इस बैठक में चौथे बिंदु पर
RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत 2022-23 में निःशुल्क प्रतिपूर्ति राशि के सत्यापन पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स इस अधिनियम के अंतर्गत समावेशित होते हैं, ऐसे स्कूलों के स्टूडेंट के स्कूल फीस को शासन की तरफ से यानी कि RTE के तहत सरकार उन प्राइवेट स्कूल को देती है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में RTE के अंतर्गत आने वाले गरीब बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाती है और उनके स्कूल फीस को सरकार भरती है। उसी का संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस संबंध में अवगत कराया गया है कि 8 अप्रैल 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक पोर्टल को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि RTE के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट स्कूलों का हिसाब किताब क्लियर हो सके। इसके बाद दोस्तों उस बैठक में 5वें नंबर पर शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन वाले मुद्दे पर विशेष चर्चा किया गया है। दोस्तों उक्त बैठक में शासन के निर्देश के मुताबिक शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक LB, शिक्षक LB और व्याख्याता LB वालों का यानी कि जो बचे होंगे उनको संविलियन किए जाने के संबंध में जिलावार अलग अलग चर्चा हुई है और पात्र शिक्षा कर्मियों के प्रकरणों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद 30 अप्रैल 2024 तक प्रस्ताव को DPI में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उक्त बैठक में 6वें नंबर पर युक्ति युक्तकरण के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है। दोस्तों जिला स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में स्टाफ की युक्ति युक्तकरण किए जाने के मुद्दे पर समीक्षात्मक चर्चा की गई है। दोस्तों बैठक में चर्चा के बाद निर्देशित किया गया है कि पद संरचना के आधार पर और लंबे समय से पदस्थ अवधि के आधार पर अतिशय शिक्षकों, शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की कार्रवाई की जाए यानी कि उनकी व्यवस्था की जाए। ऐसे शिक्षकों की जांच पड़ताल करने के बाद सूची तैयार करने के लिए कहा गया है और 30 अप्रैल 2024 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को युक्ति युक्तकरण की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद उक्त बैठक में 7वें नंबर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर यानी कि 5वीं और 8वीं के बच्चों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन करने और कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए ठोस योजना बनाकर उपचारात्मक शिक्षा देकर उनको मुख्य धारा में यानी शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के संबंध में भी उस बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद उक्त बैठक में 8वें नंबर पर PM पोषण अंतर्गत पोर्टल में प्रविष्ट करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है। दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा यानी एप्स के द्वारा प्रतिदिन लाभ लेने वाले बच्चों की जानकारी और स्कूलों में किचन गार्डन, रसोईया कर्मियों के प्रशिक्षण और LPG की उपलब्धता की स्थिति पर जिलावार विस्तृत समीक्षा की गई है। इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन लाभ लेने वाले लाभान्वित बच्चों की जानकारी को पोर्टल्स में 100% मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही साथ स्कूलों में किचन गार्डन के निर्माण विकसित किए जाने हैं। उन स्कूलों की सूची को 30 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से DPI में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा LPG सब्सिडी की उपलब्धता और रसोईया कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में भी विस्तृत चर्चा किया गया है। इसके बाद दोस्तों उक्त बैठक में 9वें नंबर पर न्योता भोज मुद्दे पर चर्चा की गई है। दोस्तों सरकारी स्कूलों में न्योता भोज को प्रमोट करने के लिए और इसको प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर बच्चों के पालकों, सामाजिक सरोकार यानी कि समाज सेवा करने वाले सम्मानित लोगों और गणमान्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर प्राचार्यों, संकुल समन्वयकों, शाला विकास समिति और प्रधान पाठकों को निर्देश दिए जाएं कहा गया है। और जो लोग स्कूलों में दान देते हैं उन दानदाताओं को चिन्हित करके मासिक रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ न्योता भोज से लाभान्वित होने वाले लोगों की जानकारी को PM पोर्टल में अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद उस बैठक में 10वें नंबर पर एक ही स्कूल परिसर में संचालित होने वाले बाल वाटिका और प्राथमिक स्तर पर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों की सूची तैयार करने और उसकी संपूर्ण जानकारी को यानी कि प्राथमिक स्तर पर किस किस स्थान पर बाल वाटिका संचालित है और कहां पर संचालित नहीं है और कहां पर कितने अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं या फिर नहीं है, इसकी संपूर्ण जानकारी को DO लोगों को 30 अप्रैल 2024 तक DPI में भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद उक्त बैठक में 11वें बिंदु पर निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के मुद्दे पर चर्चा की गई है। दोस्तों प्रदेश में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत बालिकाओं को प्रदान किए जाने वाले साइकिल वितरण और उसकी उपलब्धता के संबंध में चर्चा किया गया है। चर्चा के बाद निर्देश दिए गए हैं कि 15 जून 2024 यानी कि शाला प्रवेश के पहले साइकिल वितरण का काम सभी DO उसका कार्य योजना बना लेने कहा गया है और इसके साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक और स्कूल ड्रेस आदि वितरण की कार्य योजना को भी शाला प्रवेश उत्सव शुरू होने के से पहले यानी स्कूल खुलने से पहले उसकी प्रॉपर तैयारी कर लें कहा गया है।
इसके बाद उक्त बैठक में 12वें बिंदु पर मुख्यमंत्री स्कूल वेतन योजना अंतर्गत अप्रारंभ कार्य और प्रगतिरत कार्य यानी कि मुख्यमंत्री स्कूल वेतन योजना अंतर्गत कौन कौन से कार्य अभी शुरू नहीं किए गए हैं और कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं उसके संबंध में चर्चा किया गया है और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे भवन जो मरम्मत के योग्य हैं यानी कि जिसको रिपेयर करने की सख्त जरूरत है उनको नया सत्र शुरू होने से पहले पहले कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बरसात के समय में आंधी तूफान आने पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, अप्रिय घटना से बचाया जा सके कहा गया है। इसके बाद उक्त बैठक में 13वें बिंदु पर नर्सरी स्कूलों की मान्यता को लेकर चर्चा की गई है। दोस्तों उक्त बैठक में सभी जिलों में संचालित होने वाले नर्सरी स्कूलों का निरीक्षण करके नाम सहित संख्यात्मक जानकारी 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से डीपीआई में जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद उक्त बैठक में 14वें नंबर पर पेंशन प्रकरण मुद्दे पर चर्चा किया गया है। दोस्तों उक्त बैठक में कहा गया है कि शासन के निर्देश के मुताबिक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट होने के 6 महीने के पहले पहले उनके पेंशन प्रकरणों के संख्यात्मक जानकारी को 30 जून 2024 तक डीपीआई में भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद अंत में 15वें बिंदु पर कर्मचारियों के निलंबन मुद्दे पर विस्तृत चर्चा किया गया है। इस मुद्दे पर निर्देश दिया गया है कि शासन के निर्देश अनुसार 1 साल से अधिक अवधि के लिए निलंबित प्रकरणों पर विचार कर उन कर्मचारियों की बहाली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए ऐसे सभी प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए अपने स्तर पर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों इन्हीं 15 मुद्दों को लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में डीपीआई के उच्च अधिकारियों और सभी डीओ और जेडी लोगों की बैठक रखी गई है, जिसके संबंध में कल 15 अप्रैल को आदेश जारी करके सभी संभागों के जेडी और डीओ लोगों को इन्हीं 15 मुद्दों पर तुरंत काम शुरू करके 1 सप्ताह यानी 22 अप्रैल के आसपास 22 अप्रैल तक पालन प्रतिवेदन को डीपीआई में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टोटल ये 28 पेज का है और आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके सभी संभागों का उन सभी 15 बिंदुओं को बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।